चाइना बिट्रेज अगेन, यानी चीन ने फिर से धोखा दिया। यह किताब है और किताब को लिखा है मेजर जनरल अशोक कुमार। सेना से रिटायर हो चुके हैं, करगिल जंग में हिस्सा लिया और चीन से लगी सीमा की बात करें, चाहे लद्दाख की बात करें या फिर अरुणाचल की, हर जगह इन्होंने सर्व किया है और अपने अनुभव के आधार पर यह किताब लिखी है चाइना बिट्रेज अगेन। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है मेजर जनरल अशोक कुमार। सर, ये जो आपका शीर्षक है चाइना बिट्रेज अगेन, यानी चीन बार बार धोखा देता है। चाइना बार बार धोखा देता है, यह तो सार्वभौम सत्य है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उसके लगातार धोखा देने के बावजूद हम उसको पीछे छोड़ करके उसके भले के लिए ही काम करते आए हैं। पहली बार जब उसने ईस्टर्न लद्दाख में अब ट्रांसलेशन किया है 2020 में, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय पॉलिसी बदली है। अब हम उसके धोखे में नहीं आ रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक बदलाव है। मतलब पहले तो हम कहते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, अगर आजादी के समय की बात करें उस समय पंचशील का सिद्धांत आया था और फिर उसके बाद 1962 हो गया। सर, ये सब कुछ किताब में है। सही बात है। अगर आप देखें तो 15 अगस्त 47 को हम लोग आज़ाद हुए, जबकि उस समय चीन आज़ाद नहीं हुआ था। वह इसके तकरीबन 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1949 को आज़ाद हुआ। इस समय में हम अपनी सीमाएं बढ़ा सकते थे, तिब्बत के साथ समझौता कर सकते थे, लेकिन हम अच्छे पड़ोसी की भांति सोचते रहे। इतना ही नहीं, उसकी आज़ादी के बाद में हम आउट ऑफ द वे जाकर के उसको सपोर्ट करते रहे। यहाँ तक कि हमने अपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भी चाइना को दे दी। 1954 में पंचशील एग्रीमेंट उसके साथ साइन किया। उसके बाद हिंदी चीनी भाई भाई का मामला हुआ, लेकिन 62 आपको पता है, पूरे देश को पता है कि उसने कितना बड़ा धोखा भारत के साथ दिया हुआ। लेकिन यह उसका धोखा वहीं पे नहीं रुका, क्योंकि धोखा उसकी जरूरत से ज्यादा उसके स्वभाव का हिस्सा है। आइए वहां से बढ़ते हैं 1967 में। पहले तो 62 की लड़ाई ज्यादातर ईस्टर्न लद्दाख और अरुणाचल में हुई थी। 67 में उसने सिक्किम को चुना। वहां पर चोला में और नथुला पास में आक्रमण किया, लेकिन वहां पर हमारी सेनाएं सशक्त थीं। 1962 के बाद में उन्होंने अच्छी सीख ले ली थी, सुसज्जित थी और चीन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इसके बाद कि वो थोड़ा ठहर जाए, वो ठहरा नहीं। 1987 में जब हमने अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, तो उसने फिर अपनी सेनाओं का जमावड़ा वहां किया समदुरांगचू के पास में, जहां पर मुझे नौकरी करने का मौका मिला था। और इतना ही नहीं, बल्कि वह इलाका मेरी जिम्मेवारी का इलाका था। लेकिन उस समय भी भारत के जो चीफ थे जनरल सुंदर जी, उन्होंने पूरी फोर्सेस को मोबिलाइज किया, जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड मोस्ट पोजीशंस में आज भी मौजूद हैं और चीन को फिर एक बार अपने जो एम थे वो नहीं मिल पाए। हमें लगा था कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि हम लोग ट्रेड पर फोकस करते रहे, आपस में रिश्ता बढ़ाते रहे, पीस और ट्रैंक्विलिटी के एग्रीमेंट हुए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के नाम्स हुए और भारत का हर सैनिक उसको अक्षरशः उसका पालन करता रहा। चीन के पास भी उस समय उतना बड़ा मुद्दा नहीं आया और थोड़ी सी हल्की सी शांति का दौर रहा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि धोखा उसके स्वभाव का हिस्सा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर, लेकिन बताना आप अगर बताइए कि 62 में तो हमें एक झटका लगा, भारतीय सेना को बात करें, देश को बात करें, एक बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन जो 67 की अगर बात होती है तो चीन को झटका लगा था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि भारतीय सेना ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगी। थोड़ा उसके बारे में बताया, चीन को मिला 67 की बात करें, उसके बाद की बात करें उस लड़ाई की। इसको समझने के लिए आपको देखना होगा कि 62 में जब भारत की हार हुई थी, और ये कहने में हमको कोई झिझक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सत्य को स्वीकारेंगे नहीं, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो उसके बाद भारत ने अपनी सेनाओं को सुसज्जित करने के लिए बहुत प्रयास किया। नए ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, नए इक्विपमेंट लाए गए, नए तरीके से लड़ाई करने का जज्बा बना और बहुत से बदलाव हुए। इस बड़े बदलाव को पाकिस्तान भी नहीं देख पाया और उसने 1965 में इसलिए हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया कि भारत तो 62 में हार चुका है, अब मौका अच्छा है, जम्मू एंड कश्मीर को हथिया लो।
लेकिन वो भारत बदल चुका था और उसने जम्मू एंड कश्मीर की लड़ाई को पंजाब सेक्टर में भी ले गया। और यही गलती चीन ने 1967 में की थी। उसने समझा कि ये 1962 का इंडिया है जो कि बदल चुका था। जनरल सगत सिंह वहाँ पे कमांडर थे फोर्सेस के, और वहाँ पर इंडियन फोर्सेस ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, चीन के सैनिकों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा और बहुत सी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा। और उसके आगे आप चलते हैं तो भारत तो एक नई ही आयाम में पहुंच गया था। 67 के बाद में आया 1971 का मामला, जिसमें हमने एक नया देश ही क्रिएट कर दिया था। तो इस बदलते भारत की जो शक्ति है वो हमारे पड़ोसियों ने समझने की बजाय उसको, उसकी अच्छाई को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। और वही मैं कह रहा हूं कि उसकी जो प्रवृत्ति है ये धोखे की प्रवृत्ति है। वो हर बार धोखा करता है, हम अपनी अच्छाई से उसको माफ कर देते हैं, अपने रिश्ते फिर बनाते हैं, वो फिर हमको धोखा करता है। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा वो कहानी साधु और बिच्छू की, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वो वही करेगा। तो चीन का स्वभाव ही धोखा देना है, और इंडिया के साथ नहीं, उसने अपने सबसे दोस्तों के साथ भी धोखा देता रहा है। ये चीन चाइना का सकते हैं। इस किताब का जो मूल जो है बात है, हिडन एजेंडा रहा है धोखा देना बार बार। सही बात है, आपने बहुत अच्छा डिडक्शन किया हुआ है कि उसका इरादा ही जो है वो धोखा देने का है। भारत के साथ ही नहीं, वो जिससे दोस्ती बढ़ाता है उसको ही ले डूबता है। चाहे रूस के साथ रिश्ते हों, चाहे इंडिया के बाकी नेबर्स के साथ रिश्ते हों। अभी पाकिस्तान जो उसका बहुत बड़ा हितैषी माना जाता है, उसके पास भी इतना डेट इकट्ठा कर दिया है कि अभी श्रीलंका के बाद में अब पाकिस्तान को कोलैप्स होने की स्थिति आने वाली है। तो चीन जो है वो सबके साथ धोखा देता रहा है। हमारी सभ्यता में जो, चूंकि हम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वभवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, और इसलिए कोई चीज़ अगर कोई गलत करता है तो हम उसको एक माफ़ी की दृष्टि से या अपनी अच्छाई से उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और इसी को देख करके उसने 2017 में पहले भारत के जगहों पर तमाशे मचाए थे, फिर उसने भारत के दोस्त भूटान के इलाके में किया, डोकलम में 2017 में। भारत के लिए उस पर रिस्पॉन्स करना जरूरी था, क्योंकि भूटान की सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत के ही पास है। और चूंकि डोकलम चुम्बी वैली में है, अगर वहां पर चाइना को बढ़त मिलती या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में आगे बढ़ता है। कि थोड़ा अगर बता सके कि डोकलाम में भी चीन को झटका लगा था उस समय सर। हाँ, तो जब वो चीन जब हाँ तो डोकलाम जो है चुम्बी वैली के साउथ पोर्शन में, दक्षिणी हिस्से में है, और वहाँ पर चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा था ताकि वो चुम्बी वैली में और भी दक्षिण तरफ चला जाए। और जैसा ये होता, हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को जोड़ता है और बहुत सा संकरा इलाका है, उस पर खतरा बढ़ जाता। तो भूटान की सुरक्षा के लिए और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी इमीडिएटली अपने फोर्सेस को मोबिलाइज किया, फेस टू फेस आ गए, और काफ़ी बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ। भारत ने 1 इंच पीछे जाने की नहीं, और उनका सारा काम वहाँ पर रोक दिया। लेकिन उस समय पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुआ, शी जिनपिंग और मोदी जी के साथ में बात हुई, और फिर दोनों पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की समझ से फिर दोनों अपने पुरानी स्थिति में आ गए। लग रहा था कि अब चूंकि एक वुहान एंड मम्मलपुरम में जो प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में बात हुई थी, एक ऐसा संदेश जाएगा डिफेंस फोर्सेस के पास, उनके पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के पास, कि अब वो कोई गलत नहीं काम करेंगे और अच्छा रिश्ता बनेगा। और इसी की आड़ में चीन ने 2020 अप्रैल में ईस्टर्न लद्दाख में कई जगह अतिक्रमण कर दिया। हम तो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात कर रहे थे, ट्रेड में इतना बढ़त हो गई थी, और सारा फायदा एक्चुअली चीन को ही था, क्योंकि ट्रेड का जो डेफिसिट था, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, और भारत के मार्केट का सबसे बड़ा फायदा चीन को मिल रहा था। ऐसी स्थिति में भी उसने ये हरकत कर दी। क्यों किया सर? जब बाजार इतना, भारत का इतना बड़ा बाजार उसे मिल रहा था, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बजाय दूसरी चीजों की बात करें, सब हम चीन से मंगा रहे थे। तो वैसे उस हालत में गलवान जो है, अगर बात करें गलवान और पूरा पूर्वी लद्दाख की बात करें, वहां चीन ने ऐसी हरकत क्यों की? जो जानकारी है फोर्सेस के पास बेहतर बता सके, किताब में उसका जिक्र भी किया होगा आपने, कि चीन की सेना अभ्यास के बहाने आई वहां पर, और उसके बाद सारी दुनिया ने देखा। आप सही कह रहे हैं, अभ्यास के बहाने आई थी और उसके बाद ट्रांसग्रेशन हुआ,
और जब दोनों देश की सेनाएं अभ्यास करने के लिए जाती हैं तो एक दूसरे को सूचित करना होता है, खासकर तब कि जब सेनाओं की संख्या ज़्यादा हो। हालांकि इस अतिक्रमण के ढेर से कयास लगाए जा रहे हैं। एक कयास ये है कि भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर के काफ़ी करीब कर रखा है, एयरफोर्स का जो एयरफील्ड्स हैं उसके पास में आ रहा है, जिससे चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर खतरा बढ़ गया है। ईस्टर्न लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है और ढेर सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से माना जा रहा है ये चीज़ हुई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि आर्टिकल 370 के हटने से पाकिस्तान को झटका लगा है और पाकिस्तान उसका दोस्त है, इसलिए भी शायद उसने भारत को तंग करने की सोची है। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा अलग हटके है। मेरा मानना है कि अगर आप देखें कि 1962 की लड़ाई और बाद की तरह तरह लड़ाई होने के बावजूद इंडिया ने चाइना के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए, इतना बड़ा ट्रेड का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। उसको ये लग रहा था कि अब भारत शायद हमारे ऊपर इतना डिपेंडेंट है ट्रेड के मामले में, या उसका ऐसा स्वभाव है कि अगर हम ट्रांसग्रेशन कर भी लेंगे तभी भी उस चीज़ को पीछे रख करके वो आगे बढ़ेगा। अगर आप उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और बाकी जो राजदूत वगैरह हैं उनका बयान भी देखें तो उन्होंने ये कहा कि जो ट्रांसग्रेशन का मामला है उसको पीछे रखते हैं, बाकी संबंध को आगे बढ़ाते हैं। यह चीज़ पहले हो रही थी हमारे और चाइना के बीच में। आप कल्पना करिए, इतना बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट था, इतना बड़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिस्प्यूट था। उस डिस्प्यूट के होते हुए भी हमारे जो व्यापारिक रिश्ते थे, जो हमारी समझ थी, इंटरनेशनल रिलेशंस में हमने जो उनको सपोर्ट करने की हमारी वृत्ति थी वो अनप्रेसिडेंटेड थी। उसने सोचा कि अगर एलएसी पे ट्रांसग्रेशन हमने कर भी लिया तो शायद कुछ समय के बातचीत करने के बाद भारत फिर उसको पीछे छोड़ देगा और फिर हमको अपने काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उसे शायद ये पता नहीं लगा कि जो अब का भारत है अब बहुत बदल चुका है। अब का भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख के काम करता है और उसकी कोई मंशा नहीं है कि किसी और के इलाके पे कब्जा करे, लेकिन अपने इलाके पे किसी के कब्जा करने के लिए उसको किसी भी हद तक जाना पड़े तो उसमें उसको संकोच नहीं है। तो शायद इसकी वजह यही रही कि जिस तरह से गलवान में हुआ, हमारे तकरीबन 20 सैनिक शहीद हुए, तो हमारे जो भारतीय सैनिक थे, बहादुर सैनिकों ने 45 चीनी सैनिकों को मार गिराया। सर, एक करारा कह सकते जवाब दिया। ये नया भारत असल में सही बात ही है, लेकिन अगर आप गलवान का वो क्लैश देखें तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जिस दिन क्लैश हुआ उसके पहले चीन ने एग्री किया था, दोनों देशों में एग्रीमेंट हुआ था कि वो चीन ने जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरवर्ड इलाके में ट्रांसग्रेशन करके बनाया है वो पीछे लेके जाएगा। और उसके बाद तय हुआ था कि एक नियत की हुई तिथि पर भारत आकर के उसको वेरीफाई कर सकता है, सिमिलरली वो हमारी चीज़ वेरीफाई कर सकता है, ताकि जो एग्रीड है वो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं है उसका कंफर्मेशन हो सके। जब हमारे सेना और कमान अधिकारी के साथ में वहाँ वेरिफिकेशन के लिए गए तो पाया कि शुरू में उसने पीछे जाने का तो झूठा एक प्रयास दिखाया था, लेकिन वापस वो वहीं पे आ गया था। तो जाहिर है इस चीज़ की आपत्ति वहाँ के जो लोग थे उनको भारतीय के लोगों ने बताया, कहा सुनी हुई। चूंकि हमारा जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का एग्रीमेंट है, तो उसने धोखा दिया फिर से। हाँ, फिर से, क्योंकि हमारा जो एग्रीमेंट है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का, उसमें यह है कि हम दूसरे के ऊपर शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन वह इसको जानते हुए धोखे की नीयत से एक बहुत बड़ी तैयारी करके आया था, जिसमें उसने जो लेजर्स होते हैं सॉरी लेजर्स का मतलब होता है कि जो टेजर्स उसको बोलते हैं, जो एंटी राइट कंट्रोल में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें 1000 वोल्ट की करंट निकलती है, लोग को नुकसान होता है, या जो बड़े बड़े बार्ब्ड वायर के साथ में गोले बने होते हैं। मतलब वो फायर आर्म्स तो इस्तेमाल उसने नहीं किया, लेकिन उसने पूरी तैयारी करके ढेर सारे लोगों को लेकर के इन चीज़ों को लेके आया, जबकि हमारे लोग निहत्थे थे। बावजूद इसके अपने जज्बे से वो लड़े, देश के लिए शहीद भी हुए, एक कमांड अधिकारी और 19 लोग, और उसके भी काफ़ी लोग हताहत हुए। हालांकि उसकी संख्या पर शुरू की खबर आई थी कि 40 से 80 लोग हैं। चीन ने सब कुछ धोखे से किया। वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि धोखा उसके स्वभाव में है। अगर आप चाइना के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप अपने ही को नुकसान पहुंचाने की दिशा में बढ़ रहे हैं।
उसके कथनी में और करनी में बहुत अंदर है। उसके एग्रीमेंट को वो तभी करता है जब वो टाइम गेन करना चाहता है कि कैसे उसको अपने हितों के लिए यूज करे, लेकिन वो जब चाहे उनको, चाहे इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो चाहे बायलैटरल एग्रीमेंट है, सबको तोड़ करके वो गलत काम करता है। 20 दफा से ज्यादा जो है कोर कमांडर लेवल पर बातचीत हो गई। चीन बार बार कहता है कि शांति की बात करता है, ट्रैंक्विलिटी की बात करता है, आपसी विश्वास बहाली की बात करता है। तो कितना हम मान दें, ग्राउंड में अगर बात करें जो सब इलाका आपने देखे हो, संपर्क में होंगे लोग। नहीं, वही तो बात है ना, बात तो शांति की करता है, बात तो ये करता है कि हम लोगों को बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए, और किसी भी दो देश के बीच में सही मामले में अगर शांति बनी रहे और अगर कोई मुद्दे आते हैं वो शांति से बातचीत से सुलझ जाए, वो तो बेहतर तरीका है। इसमें तो कोई इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता है। डिफेंस फोर्सेज जो लड़ाई लड़ती हैं, शहीद होती हैं, वो भी नहीं चाहती हैं कि लड़ाई लड़ना पड़े। अगर उनका मेन काम है कि उनकी सशक्त स्थिति हमेशा ये इंश्योर करे कि दुश्मन लड़ाई के तरफ सोच भी न पाए, लेकिन बात करने के बाद में कभी भी उसमें एक कदम की प्रवृत्ति में जो कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी भी जो उसके बड़े ट्रांसग्रेशंस हैं जो दिप्सांग प्लेन्स में हैं और दिमचोक में हैं, उसमें वो पीछे हटने के लिए नहीं तैयार है। बीच में जो छोटे छोटे ट्रांसग्रेशंस थे, बातचीत हुई वहाँ पर, वो भी पीछे गया, हम भी अपने जगह से पीछे आए, बीच में बफर जोन क्रिएट हुआ। लेकिन ये जो बड़े मुद्दे हैं वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए, जबकि इसमें पॉलिटिकल लेवल पर बातचीत हो चुकी है, डिप्लोमेटिक लेवल पर बात हो चुकी है, बॉर्डर जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की मैकेनिज्म्स हैं, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है चाइना और इंडिया के बीच में, उसकी मीटिंग्स हो गई हैं, कोर कमांडर लेवल की 21 मीटिंग्स हो गई हैं, लेकिन अभी भी वो मामला सुलझा नहीं, क्योंकि उसके मन में ये चीज़ भरी हुई है कि यह सिर्फ समय की बात है कि भारत इस चीज़ को पीछे छोड़ेगा और वापस हमारे साथ रिश्तों को आगे कर लेगा, और इसी चीज़ को लगातार इंसिस्ट कर रहा है। यह पहली बार है कि भारत के जो सरकार में लोग हैं, जो यहाँ का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, अब वो चीन के झांसे में आने को तैयार नहीं है। और अब यह सोच जो है सिर्फ एक छोटे सेगमेंट की बजाय पूरे देश में डिफेंस फोर्सेस में हो गई है कि अगर हम अब चाइना के ऊपर भरोसा करते हैं तो इसका मतलब हम चाइना से धोखा तो बाद में खा रहे हैं, खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो शायद यही पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात को समझ चुकी है, जो चीन जो बार बार धोखा देता रहा है, कि एक टॉप लीडरशिप का जो भारत के, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सीमा पर जो है रिश्ते सामान्य नहीं होंगे, आप जो यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक हमारे संबंध जो है, क्यों बॉर्डर की नहीं बात है, चीन के साथ भी संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं, बेहतर नहीं हो सकते हैं। एकदम क्लियर कट मैसेज है सर, एकदम से क्लियर कट है। असल में चीन जो है अपनी पुरानी सोच को आगे लाने की कोशिश कर रहा है। पुरानी सोच क्या थी कि झगड़े हैं अपनी जगह, बातचीत चलती रहेगी, कुछ रिजोल्यूशन होगा, कुछ नहीं होगा, कोई जल्दी नहीं है, और बाकी रिश्ते अच्छे बने रहें। लेकिन इस बार जो उसने किया हुआ है, अब भारत ने स्पष्ट कह दिया हुआ है, और भारत के हर कोने से गूंज है, ये नहीं कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट तो मेन है ही है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, डिफेंस फोर्सेज, ये है कि अगर बॉर्डर पे सिचुएशन नॉर्मल नहीं है तो किसी भी स्थिति में हमारे आपके जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो सामान्य हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट जिस तरह का क्लियर और टर्स मैसेज इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने दिया है, वो अपने आप में एक नायाब बदलाव है। दोस्तों, ये जो आम जनता में भी देखने को आ रहा है, जैसे कुछ साल पहले तवांग में देखने को आया था कि लोगों ने चीन में बने हुए सामान का बाइकाट किया था। हिंदुस्तान में भी अब चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही, इसी धोखे से बचने के लिए, चाहे सेमीकंडक्टर की बात हो, बाकी दूसरी चीजों की बात हो। हाँ, वो तो देखिए, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो यहाँ के लोग हैं, सब लोग चाहते हैं कि चीन कर क्या रहा है कि हमारे ही मार्केट को यूज़ करके पैसे बना रहा है, उसी पैसे से हमारे खिलाफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, एयरक्राफ्ट खरीद कर रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, सारी तैयारियां कर रहा है, तो हमारे ही पैसे से एक्चुअली हमसे लड़ने की काबिलियत जाहिर कर रहा है। तो हम लोग इससे अलग होना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से जो मैंने पाया है कि हर इस्टेब्लिशमेंट में इसकी एक खासी पहल है कि अब चाइना के अलावा अल्टरनेटिव सोर्सेज डेवलप किए जा रहे हैं। एक तो देश में जो इंडिजनाइजेशन की बात है, आत्मनिर्भरता की बात है, मेक इन इंडिया की बात है, स्किल इन इंडिया की बात है, वो सारी चीज़ों को तो एक तो हो रहा है कि सारा चीज़ भारत में बने,
लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि हर चीज, इवन अमेरिका में आज वहां पर सब कुछ नहीं बनता, उसको कुछ चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है, फिर वो उसको इकट्ठा करता है। तो भारत ज्यादातर चीजों में खुद अपने में बनाने की कोशिश कर रहा है। अपनी उसकी जो अभी डिफिशियंसीज थी इस फील्ड में, जैसे आपने बताया सेमीकंडक्टर की, चिप मेकिंग की, उसमें भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ उसका जो पोर्शन उसको लाना ही पड़ेगा कम से कम शुरुआती वर्षों में, तो चाइना पर ही डिपेंड रहने की बजाय वो अल्टरनेटिव सोर्सेस पर भी बहुत बड़ा फोकस कर रहा है। तो सर, अगर बॉर्डर के संदर्भ की बात करें सीमा, तो क्या हम आज जो चीन का जो धोखा है, जो बार बार देता रहा है, उससे निपटने में या कहीं मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम है सर? मैं इस चीज का उत्तर बहुत स्पष्ट तरीके से देना चाहूंगा, और उत्तर है हाँ, उत्तर है हाँ, उत्तर है हाँ। और यह जवाब मेरा एक इमोशनल जवाब नहीं है, यह मेरा भारतीय सेनाओं के जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कंबाइंड ताकत है, और जिस तरह से भारत थिएटराइजेशन की बात कर रहा है, सर्विसेज के इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, और सर्विसेज के अलावा भी होल ऑफ द नेशन अप्रोच से कर रहा है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। आप ईस्टर्न लद्दाख में जाइए, अरुणाचल में जाइए, आपको मतलब लगेगा कि क्या हम उसी भारत में रह रहे हैं। जो पासेस बंद हो जाते थे, आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा कट जाता था, केवल बाय एयर आना जाना होता था, वहां पर टनल्स बन गई हैं, चाहे सेला टनल हो अरुणाचल में, यहाँ पर क्या बोलते हैं हिमाचल में भी रोहतांग टनल पूरी हो गई है, जोजिला में टनल बहुत स्पीड से बन रही है। तो देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जो 24 घंटे अवेलेबल नहीं हो, और हम अपने मोबिलाइजेशन को, अपनी फोर्सेस को कम खर्च में बेहतर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो आज का भारत है वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। उसका किसी के ऊपर आक्रमण करने का इरादा नहीं है, लेकिन अगर किसी ने भी उसकी तरफ आंख उठाई तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने में उसको कोई भी सेकंड थॉट नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा। और जो इनकी किताब में लिखा है मेजर जनरल अशोक कुमार ने, चाइना बिट्रेज अगेन, चीन से जुड़ी हुई अगर सारी चीजों को जानना चाहते हैं कि चीन बार बार कैसा धोखा देता है, तो ये किताब में आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो सर, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। राजीव जी, धन्यवाद आपका भी और एनडीटीवी चैनल का कि आपने समय निकाला। धन्यवाद। थैंक यू सर।